आज हम आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के नामों से परिचय कराएंगे कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसके अलग अलग नाम क्यों पड़े और उसके कुल कितने नाम हैं। पहला नाम ये है कि सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यह पूरी सभ्यता सिंधु नदी की घाटी में स्थित थी, इस नाते इस सभ्यता को सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कहा जाता है। इसका पूरा क्षेत्रफल, पूरा विस्तार हम इसी के आसपास देखते हैं। प्रारंभ में इसे सिंधु नदी घाटी की सभ्यता के रूप में जाना जाता था। आगे चल के इस सभ्यता के नाम में परिवर्तन आया और इसका नाम रखा गया सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता। जब सिंधु सभ्यता का पूर्व की तरफ विस्तार होना प्रारंभ हुआ और खुदाई हुई और जानकारियाँ मिली, तो ये देखा गया कि सिंधु नदी से ज़्यादा सरस्वती नदी के तट पर इस सभ्यता के नगर, गांव या अन्य बसावट पाए जाते हैं। इन बसावट के नाते या इन नदियों के तट पर बसने के नाते इसका नाम बदल करके सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता का नाम दिया जा रहा है, जिसका तेजी से फैलाव और विस्तार समझा जा सकता है। तीसरा जो इसका नाम दिया जाता है वह यह दिया जाता है कि यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता थी। जब हम भारत में प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं और सभ्यताओं का प्रारंभ पाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि सिंधु नदी घाटी की जो सभ्यता है ये भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसका विस्तार भारत में, पाकिस्तान में एवं अफगानिस्तान में पाया जाता है। तो 3 देशों में पाए जाने के नाते जो 15 अगस्त 1947 से पहले एक भूखंड, एक भूभाग में स्थित होने के नाते इसके लिए इस शब्द का प्रयोग भूगोल में किया जाता, भारतीय उपमहाद्वीप। तो इस नाते इस सभ्यता का एक और नाम है भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता। इसे दक्षिण एशियाई देशों की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एशिया के दक्षिण में स्थित होने के नाते इसे दक्षिण एशियाई सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार प्राचीन भारत में जिस 2 धातुओं को मिला करके एक सभ्यता का जन्म हुआ है, या 2 अनुपयोगी धातुओं को मिला करके एक उपयोगी धातु का निर्माण हुआ है, जो काम लायक धातु कही जाती है, उस धातु का नाम है कांसा। और उस कांसे का प्रयोग करके हम अपने लिए एक उपयोगी धातु के रूप में प्रयोग करते, इस नाते इसे कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हम आज से 5000 साल पहले कि समय का अध्ययन करते और देखते हैं कि वह लोग इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने 2 धातुओं को मिला करके और उनके मिलाने की जो अनुपात था वो इतना उपयोगी था, इतना निश्चित अनुपात था कि जिस अनुपात का प्रयोग करके वह पूरी तरीके से एक ऐसी धातु का निर्माण कर रहे थे जो धातु काम लायक धातु थी। और यह अपने आप में उस समय की जो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन है, प्रौद्योगिकी परिवर्तन के रूप में इसे पढ़ा जाता है। इसका एक अन्य नाम है कर्क रेखा के आसपास की विकसित सभ्यता, क्योंकि यह जब हम इस सभ्यता को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कर्क रेखा के आसपास ही सारी बसावटें पाई जाती हैं। कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्रों में ही इस पूरी सभ्यता का विकास, विस्तार एवं पतन देखने को मिलता है। यह इस सभ्यता की एक विशेषता के रूप में इसे जाना जाता है। इस सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है,
क्योंकि हम आज से जब 5000 साल पहले की सभ्यता का मूल्यांकन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उस वक्त मेरे दिमाग में यह बात आती है कि यह समय सिर्फ ग्रामीण सभ्यता का काल ही हो सकता है। मगर जब हम पूरे सभ्यताओं का अध्ययन कर पूरे क्षेत्रफल का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमको 7 नगर देखने को मिलते हैं, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो जुड़वा राजधानी के रूप में पढ़ने को मिलता है, जो अपने आप में उनकी एक विशेषता है। और वह नगर एक बहुत ही प्लान तरीके से बसाए गए थे, जो अपनी समकालीन सभी सभ्यताओं, चाहे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ें, चाहे वांगो नदी के तट पर बसी चीन की सभ्यता हो या मिस्र की सभ्यता, जो भी सभ्यताओं का हम जब सिमिलरिटी से अध्ययन करते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है कि इन सभी सभ्यताओं में भारत की सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, वह सभ्यता सबसे अधिक नगरीय विकसित सभ्यता के रूप में जानी जाती है। खास करके उसमें मकान और सड़कों का जो निर्माण हुआ है वह उनकी विशेषता को बताती है। इस सभ्यता का एक और नाम है आर्य पूर्व सभ्यता, क्योंकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आर्य ही सिंधु घाटी सभ्यता के जन्मदाता थे। ऐसे में हम जब दोनों सभ्यताओं को पढ़ते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि एक सभ्यता के पतन और दूसरे सभ्यता के जन्म के बीच लगभग 500 सालों का अंतर होता है। ठीक है, इस नाते हम इसे आर्य पूर्व सभ्यता के नाम से भी कह सकते हैं और जानते हैं। ये ठीक है कि वर्तमान समय में जो साक्ष्य मिल रहे हैं वह साक्ष्य ये बता रहे हैं कि आर्य लोग ही सिंधु घाटी सभ्यता के जन्मदाता थे, लेकिन अभी यह बात पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं हो पाई है। तब तक हम इसे आर्य पूर्व सभ्यता के नाम से भी जान पढ़ सकते हैं। इसका एक और नाम है कीर्थर पर्वत श्रेणियों के समानांतर सभ्यता। ये एक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि कौन सी सभ्यता ऐसी है जो कीर्थर पर्वतमाला श्रेणियों के समानांतर इनका विस्तार पाया जाता है। तो इस सभ्यता को हम इस नाम से भी जान सकते हैं। इसे हम आम किताबों में हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानते हैं। सभ्यता और संस्कृति दो शब्दों में का विवेचन हम आगे चल के करेंगे, लेकिन उस सभ्यता का यह एक पार्ट है संस्कृति, और जिसके नाते इस सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो यह इनके 10 नाम हैं जिन्हें हम इन नामों से जानते हैं, क्योंकि परीक्षा में इनके अलग अलग नाम आते हैं और कभी कभी मुख्य परीक्षा में इनके नामों को विश्लेषण करने के लिए पूछा जाता है कि यह नाम क्यों प्रयोग किए जाते हैं। तो हम पहले तो ये जाने कि इनके कौन कौन से नाम हैं, फिर उनकी क्या विशेषता के नाते यह नाम पड़ी, फिर उस नाम को हम पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम इसके तिथि को लेकर के अध्ययन करेंगे कि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग डेट जो निर्धारित किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो जन्म है और पतन है उसका हम अध्ययन करेंगे। वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता को 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। उसका पहला समय जो ग्रामीण सभ्यता का रहता है वो आमतौर पर परीक्षा में नहीं पूछा जाता, जिसमें उसमें जन्म होता है। इसका जो दूसरा चरण है, जो इसका विकसित चरण है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित स्वरूप पाते हैं, उन्हीं का हम विश्लेषण करते हैं और उन्हीं के डेट के उत्थान, उन्हीं के डेट जब वो विकसित होते हैं तब से, और जब उनके पतन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, पतन जिसे हम अवसान भी कह सकते हैं, प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उस डेट के बीच का समय काल पढ़ते हैं जब वो सभ्यता अपने पूरे चरम अवस्था में, पूरे उन्नत अवस्था में रहती, उसको पढ़ते हैं। और तीसरा चरण जब दूसरी चरण समाप्त होता है और क्रमिक अवसान शुरू होता है, जिन्हें हम पहले पतन कहते थे, क्योंकि पतन का मतलब एक झटके से समाप्त हो जाना, अवसान का मतलब उनका क्रमिक रूप से मरना। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्रमिक रूप से मरती है और धीरे धीरे चल करके वो पूरी तरह से सभ्यता समाप्त होती है। तो तृतीय चरण का काल जो होता है वो इनके अवसान का होता है, पतन का होता है। तो कल हम इस पर चर्चा करेंगे और हम ये डेट पर चर्चा करेंगे कि किन किन इतिहासकारों ने इनका कौन कौन सा डेट निर्धारित किया है और उसके निर्धारण का क्या कारण है। धन्यवाद।